गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज का चैप्टर है 3। क्या नाम है उसका? हमारी बदलती पृथ्वी। इससे पहले हम क्लास 7 के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 6 के पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। सब्जेक्ट जियोग्राफी। आवर चेंजिंग अर्थ, ये 3rd चैप्टर का नाम है। हमारी बदलती पृथ्वी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो 2nd चैप्टर था उसमें हमने क्या जाना था? उसमें जाना था पृथ्वी के अंदर क्या है ना? पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ, जिसके अंतर्गत हमने जाना था क्या? चलिए थोड़ा रिवाइज ही कर लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंतर्गत हमने क्या जाना था? 3 परतों के बारे में जाना था। कौन कौन सी? क्रस्ट, मैंटल और क्रूड। याद आ गया? चलिए, इतना काफ़ी है ना? इतना काफ़ी है। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल याद है सभी को? क्या होता है स्थल मंडल? स्थल मंडल, स्थल मंडल के वृहद खंड को, स्थल मंडल के जो बड़े बड़े खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ठीक है? स्थल मंडल के जो वृहद खंड होते हैं, वृहद खंड, बड़े बड़े खंड, टुकड़े को ही क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेट है, स्थल मंडल याद आया कि नहीं? पहले ये बताइए। चलिए थोड़ा सा मैं, ये क्या था? पृथ्वी है ना? और ये क्या था? पृथ्वी की सतह। ठीक है? ये मैंने क्या बताया था आपको? क्रस्ट। फिर ये भाग मेंटल, और इसके अंदर वाला ये क्या था? क्रोड, है ना? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। स्थल मंडल में के ये जो स्थल मंडल है, ठीक है, इसके जो बड़े बड़े खंड हैं, इस तरह से, है ना? ये क्या है? ये प्लेट है। क्या है? प्लेट है। और ये प्लेट दुर्बल मंडल पर तैरती रहती हैं। कहाँ पर? दुर्बल मंडल पर तैरती रहती हैं। अब प्रश्न है कि दुर्बल मंडल कहाँ है ना? तो ये जो दुर्बल मंडल है, एस्थेनोस्फेयर, ये है, आपको याद होगा, आपने पृथ्वी के एक हिस्से का क्या बनाया था? चित्र बनाया था। हाँ, जिसमें आपने जाना था ये क्रस्ट है और इसके अंदर के भाग को मेंटल कहते हैं और ये क्रोड था। याद आ गया? चलिए, यह है पृथ्वी की आंतरिक परत, क्रस्ट, जो कि ये क्या है? प्लेट में बटा हुआ है, स्थल मंडल में, है ना? कह रहे हैं प्लेट दुर्बल मंडल पर तैरती है। तो दुर्बल मंडल क्या है? मेंटल का कुछ भाग या ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग क्या है? दुर्बल मंडल कहलाता है। इसी पर, इस भाग पर जो प्लेट्स हैं, स्थल मंडल के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो क्या हैं? तैरते रहते हैं। ठीक है? तैरते रहते हैं। तो स्थल मंडल की अब तक हमने जो भी परिभाषा जानी है वो सही थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं? और समृद्ध करते हैं। स्थल मंडल क्या है? क्रस्ट,
प्लस ऊपरी मंडल का भाग, ऊपरी मंडल का भाग, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्थलमंडल बनाते हैं। स्पष्ट है? तो ये आपने जाना कि जो प्लेट है वो दुर्बल मंडल में तैरती रहती है ना? क्या है? तैरती रहती है, या आप कह सकते हो प्लेट गति करती रहती हैं। प्लेट गति करती रहती हैं, हमेशा गति करती रहती हैं, हमेशा। क्यों गति करती रहती हैं? पिघले हुए मैग्मा के कारण। यहाँ पर क्या है? पिघला हुआ मैग्मा है। आपको पिघला हुआ मैग्मा याद आया? द्रवित मैग्मा कहाँ था? पृथ्वी के अंदर। कुछ इस तरह से ये पृथ्वी की सतह, और यहाँ से पिघला हुआ मैग्मा सतह पर बाहर आता है। पिघले हुए मैग्मा में क्या क्या शामिल था यह मैं आपको बता चुकी हूँ, और फिर से एक बार बता देती हूँ, लेकिन है ना, क्या है? ये बाहर आ रहा है पिघला हुआ मैग्मा। यह है पृथ्वी के अंदर की सतह। गैस, राख और पिघली हुई चट्टान। क्या है? पिघली हुई चट्टान। इसे ही क्या कहते हैं? पिघला मैग्मा कहते हैं। ये है मैग्मा। तो इस मैग्मा के कारण, जो कि पिघला हुआ है ना, गति होती रहती है। स्पष्ट है? चलिए, तो ये जो गति हो रही है प्लेट में आप देख रहे हैं जो गति हो रही है, इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन? इस गति को क्या करते हैं? दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। गति को, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको दो भागों में विभक्त कर लेते हैं बलों के आधार पर। कौन से? अंतर्जनित बल और बहिर्जनिक बल। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। आप देख सकते हैं एक्सो के बाद जेनिक है और एंडो के बाद जेनिक है, जिसका अर्थ क्या है? उत्पत्ति। जेनिक का अर्थ ही है उत्पत्ति। ठीक है? एंडो मीन्स अंदर। अंदर जिस बल की उत्पत्ति होती है वो क्या है? अंतर्जनित बल है। और बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स, जो बाहर उत्पन्न होता है जो बल, वो है बहिर्जनिक बल। ठीक है? लिख भी लेते हैं, है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल क्या कहलाएगा? अंतर्जनित बल। और पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है वो बहिर्जनिक बल कहलाता है। ठीक है? तो ये जो अंतर्जनित बल है, ये अंतर्जनित बल दो प्रकार से विभाजित होगा आगे। किस रूप में?
आकस्मिक बल। पहला आकस्मिक बल, आकस्मिक बल, सडन फोर्सेस। अंदर से एकदम से बल जब लगता है तब क्या होता है, ठीक है। कौन सी घटना पृथ्वी पर घटती है? आपने सुना होगा क्या? ज्वालामुखी, सुना है ना? वोल्केनो। ये कब उत्पन्न होता है? आकस्मिक बल के कारण उत्पन्न होता है। आकस्मिक बल कैसे लगेगा? अंतर्जनित बल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाला एकाएक उत्पन्न होने वाला जो बल है वो आकस्मिक बल है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी फटता है ना। चलिए, भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप भी आपने देखा होगा, एकाएक आते हैं। और लैंडस्लाइड, भूस्खलन, लैंड स्लाइड। समाचार में आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे उत्तराखंड के क्षेत्र में भूस्खलन की घटना हुई, जहाँ पर इतने इतने लोग घायल हो गए हैं, है ना। या फिर भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग बाधित हो गया है, सुना है? हाँ, सुना तो है ना। चलिए, अंतर्जनित बल के कारण और कौन सी स्थिति होती है? पटल विरूपण बल, एक और बल लगता है, पटल विरूपण बल, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डायस्ट्रोपिक फोर्स। ये क्या होता है? ये जो बल है, पटल विरूपण बल, ये बहुत धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है और बहुत धीरे धीरे क्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप देखते हैं कि क्या निर्माण होगा? पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत का निर्माण, ठीक है। ऐसी संरचनाएं उभर कर आती हैं पटल विरूपण बल जब लगता है। बहुत ही धीरे धीरे ये बल लगता है। और दूसरा जो आपने जाना आकस्मिक बल, ये एकाएक, सडन फोर्सेस मीन्स एकाएक। भूकंप आपने देखा है एकाएक आता है ना। और लैंडस्लाइड एकाएक हो जाता है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ज्वालामुखी शांत था, पता चलता है कि एक दिन फट गया, तो क्या है? आकस्मिक है। लेकिन ये जो क्रिया यहाँ पर हो रही है पटल विरूपण बल में, इसमें क्रिया धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर अंदर ही होती रहती है और फिर धीरे धीरे करके ऐसी संरचनाएं उभर कर आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा हमने क्या जाना था? गति को, जो गति हो रही थी प्लेटों में, उसको हमने बल के आधार पर विभाजित किया था। और एक हमने अंतर्जनित बल जाना और दूसरा बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल के बारे में तो जान लिया, दूसरा क्या है? बहिर्जनित बल, उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स, है ना। हमने जाना ये पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाला बल है। इसमें कौन से कारक होंगे? अपर्दन और निक्षेपण। इनके माध्यम से, इन क्रियाओं के माध्यम से इरोजनल और डिपोजिशनल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किसमें? इनसे क्या होता है? कौन सी संरचनाएं बनती हैं? जैसे नदी, रिवर कैसी संरचनाएं बनाती है? अपर्दन और निक्षेपण जब होता है इसमें। तो पवन किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है?
और समुद्री तरंग, सी वेव्स। लास्ट हिमनद, ग्लेशियर्स। आपको याद है हमने क्लास 6 में जब पढ़ा था तो हमने जाना था कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल ये दोनों ही क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे अंतर्जनित बल के कारण पर्वत है ना निर्माण हो रहा है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है, तो ये जो बहिर्जनित बल है ये क्या करते हैं, उसे समतल करने का कार्य करते हैं। तो इनके बीच संतुलन बना रहता है। अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के बीच में एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है और ये जो बहिर्जनित बल है ये समतल करने की ओर अग्रसर रहते हैं। जो कुछ भी बाहर आया है, उभार है या असमान स्थिति है सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, उसे समतल करते रहते हैं, है ना, एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, एक एक करके हम टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला टॉपिक? पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी। अंतर्जनित बल से अंतर्जनित बल के कारण ये उत्पन्न स्थिति है ज्वालामुखी। क्या होता है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक छिद्र होता है। सबसे पहले तो हम यही जान लें, पृथ्वी की सतह पर एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, मैग्मा, गर्म मैग्मा बाहर निकलता है। और जब वो बाहर आता है, पृथ्वी की सतह पर आता है, तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, उसे लावा कहते हैं। तो मैग्मा का बाहर आना, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा का बाहर आना और सतह पर आकर जम जाना, ये क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया है। ठीक है, और मैग्मा का सतह पर आना और बिखर जाना। चलिए देख ले थोड़ा सा, ये क्या है, पृथ्वी की सतह। ये कौन सी सतह है, क्रस्ट, और ये मैंटल। आपने जाना मैंटल में क्या है, दुर्बल मंडल है, पिघला हुआ मैग्मा होता है। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, सेमी लिक्विड हो जाएगा। मैंने बताया आपको, हमने जाना कि सतह पर एक छिद्र होता है, एक छिद्र, ये छिद्र नीचे से क्या होगा, पृथ्वी के अंदर से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर इसके अंदर पिघला हुआ मैग्मा है। क्या है, मैग्मा। मैग्मा में क्या शामिल होता है, पिघली हुई चट्टान, गैस, गैसें, राख और जलवाष्प। ठीक है, ये होता है। और यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर बाहर आकर क्या करता है, पृथ्वी की सतह पर आकर बाहर निकलता है कुछ इस तरह से, तो क्या होता है, ज्वालामुखी, इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जो बाहर निकल रहा है मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर, ये क्या कहलाएगा, ये लावा कहलाएगा। जब तक पृथ्वी की सतह के अंदर है तब तक वो मैग्मा है, जब पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है, इसमें आपने जान लिया क्या है, गैस, राख और जलवाष्प। छिद्र जब तक छोटा है, देख रहे हैं ना आप, छिद्र ये क्या है, छोटा है। यही छिद्र जब बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है सतह पर, तो उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो उसे
क्रेटर कहते हैं। हम इसे थोड़ा सा ऊपर कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे वहाँ देखिए कुछ छिद्र कैसा हो गया, बड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेटर। इसे क्रेटर कहते हैं। और इस नली को थोड़ा और बड़ा करके बता देते हैं आपको, है ना। ये क्या हो जाएगा, क्रेटर हो जाएगा। और ये नली क्या होगी, यहाँ से बाहर निकलेगा ना, ये नली निकास कहलाएगी। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, कोई बात नहीं, स्पष्ट करके मैं बना देती हूँ, ठीक है। अभी ठीक है। ये निकास है जिसे वेंट कहते हैं। ये लावा है। लावा में क्या क्या शामिल है वो आप देख सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ, ज्वालामुखी फट रहा है ना। चलिए, क्रस्ट पर थोड़ा जान ले। क्रस्ट पर खुला एक छिद्र होता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। जिससे पिघले हुए पदार्थ क्या होते हैं, अचानक निकलने लगते हैं। स्पष्ट है। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। और सरल शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में आपने जाना क्या, मैग्मा का बाहर आना और सतह पर जम जाना क्या है, जम जाने की प्रक्रिया ज्वालामुखी प्रक्रिया है, ठीक है। बाहर निकलना ज्वालामुखी है और जम जाना ज्वालामुखी प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया घटित हो गई। आपको भारत में किसी ज्वालामुखी के बारे में पता है, भारत में कोई ज्वालामुखी है, वोल्केनो, कितने लोगों को मालूम है, कितने, एक या दो, दो हैं, है ना। लेकिन एक सक्रिय है और एक निष्क्रिय है। कौन सा है, बैरन, बैरन ज्वालामुखी। ये कहाँ है, ये सक्रिय है। पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर स्थित है ये ज्वालामुखी। अंडमान सागर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत में एक है नारकुंडम, लेकिन वो निष्क्रिय है। क्या है, निष्क्रिय है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व के स्तर पर आपने लास्ट क्लास में जाना था, एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। कौन सा, जापान का फ्यूजियामा, याद आया, ज्वालामुखी जो कि होशु द्वीप पर है, जापान के होशु द्वीप पर स्थित है ये ज्वालामुखी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ज्वालामुखी के बारे में जान लिया, जो कि बहुत ही सरल है ना। पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की सतह पर एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में। क्या है वो, भूकंप, अर्थक्वेक। क्या होता है अर्थक्वेक, आपने
सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में म्यांमार में भूकंप आया था, है ना। क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो पृथ्वी कांपने लगती है, कैसे, वाइब्रेट करने लगती है। तो पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वही क्या है, भूकंप कहते हैं, उसे ही भूकंप कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन हैं, क्यों हो रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल के कारण। कौन सा बल, आकस्मिक बल द्वारा भूकंप पृथ्वी की सतह पर आता है। ठीक है, ये जो भूकंप है क्रस्ट के नीचे, किसके, क्रस्ट के नीचे, पृथ्वी में क्रस्ट के नीचे वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होते हैं, वाइब्रेशन आरंभ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसका अन्य नाम है भूकंप मूल। क्या, भूकंप मूल। ये जो भूकंप आया, इसका मूल कहाँ है, कहाँ से ये ऊर्जा उत्पन्न हुई, है ना, कंपन कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसे ही भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, मान लेते हैं यहाँ से पृथ्वी के इस भाग से भूकंप के कंपन उत्पन्न होते हैं, कहाँ से, इस भाग से। तो कंपन उत्पन्न होने के बाद क्या होंगे, पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाएंगे। क्या होंगे, पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाएंगे। तो ये जो स्थान है जहाँ से कंपन उत्पन्न हुआ है, प्रारंभ हुआ है, उसे क्या कहेंगे, भूकंप मूल कहेंगे या फिर फोकस, इंग्लिश में फोकस कहेंगे। ठीक है, और क्या, उद्गम केंद्र से, फोकस से, उद्गम केंद्र से सतह पर उद्गम केंद्र से सतह पर पहले पहुंचती है, सतह पर पहले पहुंचती है क्या, कंपन। उद्गम केंद्र से सतह पर पहले पहुंचती है क्या, कंपन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, ईपी सेंटर। कैसे, देखते हैं। ये क्या है, पृथ्वी है, मान लेते हैं यहाँ से भूकंप के कंपन प्रारंभ हुआ। क्या हो गया, ये फोकस है, उद्गम केंद्र है। अब चारों दिशाओं में ये फैल जाते हैं, कंपन क्या होते हैं, चारों दिशाओं में फैलते हैं। लेकिन सबसे पहले जहाँ से उत्पन्न हुए, वहाँ से सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर जहाँ पहुँचेंगे, जैसे कि यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे, तो ये जो केंद्र है ये क्या कहलाएगा, ईपी सेंटर कहलाएगा। ये केंद्र ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहलाएगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जहाँ कंपन पहुँचते हैं उसे ही अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। स्पष्ट है, चलिए ये आपको पता चल गया, है ना। और ये जो ईपी सेंटर है, इसका जो सर्वाधिक
निकटतम भाग है, जैसे कि ये क्या है, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो सबसे कम है। फोकस से अधिकेंद्र के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम है इस भाग की तुलना में। तो यहाँ पर नुकसान क्या होगा, जहाँ पर एपी सेंटर है इसके आसपास के जो निकटतम भाग होंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्या होगा, सर्वाधिक हानि होगी। और जैसे जैसे अधिक केंद्र से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे नुकसान क्या होगा, कम होगा। जैसे आप दूसरी ओर देखें इस तरफ तो दूरी क्या है, बढ़ रही है। एपी सेंटर से अधिक केंद्र से दूरी बढ़ रही है तो इस ओर हानि क्या होगी, कम होगी। इस ओर सतह पर हानि क्या होगी, पृथ्वी के इस भाग पर हानि कम होगी लेकिन कम होगी। अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा ये जो सबसे पहले कंपन फोकस से कहाँ, ईपी सेंटर या पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंच रहा है कंपन, उसे ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो कंपन क्या है, एक तरह की तरंग है। तो ये जो तरंगे आप देख रहे हैं सबसे पहले पहुंच रही हैं, कुछ देर में पहुंच रही हैं, ये तरंगे भूकंपीय तरंगे। ये क्या है, तरंगे, कंपन है ना, तरंगे जो तरंग के रूप में चलती हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, पी तरंगे, प्राइमरी वेव्स, है ना, प्राइमरी वेव्स। इसे कैसे व्यवहार करती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग की तरह। संकुचित और फैलती हैं, सिकुड़ती और फैलती हैं। ये तरंगे कैसे हैं, कैसे व्यवहार करती हैं, संकुचित, सिकुड़ती और फैलती हैं। ठीक है, कंप्रेस और रेरिफाई हैं। दूसरी तरंग कौन सी है, एस तरंगे। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स या फिर सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। ये कैसे गति करती हैं, ऊपर नीचे गति करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का स्वभाव क्या है, ऊपर नीचे गति करना। ठीक है, और ये तरंगे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, पी की तुलना में ये अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। पी तरंगे जो हैं, प्राइमरी तरंगे, ये सबसे पहले सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। और थर्ड है सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स, पृष्ठीय तरंग। ये पृथ्वी की सतह पर सबसे अंत में पहुंचती हैं, लेकिन सबसे अधिक नुकसान यही तरंगे करती हैं। इन तीनों तरंगों में यदि बात करें तो सबसे अधिक नुकसान, सबसे अधिक विनाश सरफेस वेव्स ही करती हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कोई कि सबसे अधिक नुकसान भूकंप की कौन सी तरंग से होता है, तो सरफेस वेव से होता है, पृष्ठीय तरंग से होता है। लेकिन सबसे पहले कौन सी तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, तो पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। स्पष्ट है, चलिए आगे बढ़े। भूकंप, आपने भूकंप के चित्र तो देखे होंगे ना। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया, हाल फिलहाल में म्यांमार में भूकंप आया था। एक बड़े स्तर पर क्या होता है, जान माल का नुकसान होता है, जिसमें आप देखते हैं घर टूट जाते हैं,
संरचनाएं टूट जाती हैं। संरचनाओं से तात्पर्य सड़क मार्ग बाधित हो जाता है, टूट जाता है, रेल मार्ग बाधित हो जाता है, संचार बाधित हो जाता है, फोन लाइन कट जाती है। कटने से तात्पर्य टूट जाती है, तो कनेक्शन नहीं हो पाता है ना। सड़क मार्ग बाधित है तो क्या होगा, घर भी टूट गए हैं, आने जाने में असुविधा हो जाएगी, कई दिनों तक आप फंसे रह सकते हैं अगर आप उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। बात कर लेते हैं भूकंप को कैसे मेजर करते हैं। क्या भूकंप को माप सकते हैं? हाँ, किससे? भूकंप लेखी को, भूकंप लेखी द्वारा, सॉरी, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेस्मोग्राफ। क्या मेजर करते हैं इसमें, क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। किससे? रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। किसने बनाया था इस स्केल को? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने बनाया था। चार्ल्स एफ रिएक्टर ने वर्ष 1935 में बनाया था, विकसित किया था। ठीक है। और जब भूकंप मापते हैं तो तीव्रता देखी जाती है। क्या तीव्रता देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी है? भूकंप की तीव्रता यदि 2 या इससे अधिक हो, अधिक नहीं कम, है ना, कम की तरफ पहले देखते हैं, 2 या इससे कम हो तो क्या होगा? कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि भूकंप की तीव्रता कितनी हो? भूकंप की तीव्रता 5 हो, तब क्या होगा? वस्तुओं के गिरने का नुकसान होगा, वस्तुएं गिरेंगी और टूटेंगी। ठीक है। और यदि भूकंप की तीव्रता 6 या इससे अधिक हो तो क्या होगा? भूकंप की तीव्रता कितनी? 6 या इससे अधिक हो तो ये शक्तिशाली भूकंप है। कैसा है? शक्तिशाली भूकंप है, इसमें बड़े स्तर पर नुकसान होगा। और यदि भूकंप की तीव्रता कितनी हो? 7 या उससे अधिक हो, 7 या इससे अधिक हो तो सबसे अधिक नुकसान होगा। क्या होगा? सबसे अधिक नुकसान होगा। तो आपने तीव्रता के पॉइंट्स जानने के क्रम में इतना तो जान लिया क्या, कि भूकंप का ये जो तीव्रता, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल है वो 0 से 10 के बीच है। ये स्केल कुछ इस तरह से है। और जैसे ही आप 0 से 1 और 1 से 2 की तरफ बढ़ेंगे तो जो प्रभाव है वो क्या है? 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 गुना बढ़ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यदि भूकंप आता है तो क्या क्या और किस किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। कौन सा? आपको याद होगा, गुजरात में कच्छ जिला है और कच्छ जिला में एक शहर है भुज। कौन सा? भुज शहर। यहाँ पर भूकंप आया था। कब? 26 जनवरी 2001 को। 2001 में इस क्षेत्र में भूकंप आया था। इस भूकंप में के आने से क्या हुआ? लगभग 20,000 से अधिक लोगों की
मृत्यु हो गई थी। क्या आया था? भूकंप आया था। ठीक है, इस भूकंप की तीव्रता लगभग 6.9 थी या इससे अधिक भी रही होगी, है ना, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत से स्कूल के बच्चों की भी जान चली गई। तो ये जब आप कहते हैं कि बच्चों की जान चली गई या 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये कि क्या नुकसान हुआ? जान का नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? जान का। तो जान का नुकसान हो रहा है। कहते हैं ना कम शब्दों में, जान माल की हानि। क्या? जान माल की हानि बड़े स्तर पर होती है भूकंप आने पर। जान के स्तर पर तो आपने जान लिया, माल के स्तर पर क्या नुकसान हुआ होगा? फोन लाइन टूट जाना, लाइन खराब हो जाना, जल पाइप का टूट जाना, है ना, जल पाइप लाइन जो होती है उसका टूट जाना, विद्युत स्टेशन जो होते हैं, पावर स्टेशन, उनका टूट जाना, संचार लाइन का टूट जाना, ये क्या है? माल है। तो जान माल की हानि होती है, सब ये बाधित हो जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब गुजरात में भूकंप आया था इस भुज शहर में, तो बहुत से चारकोल की अंगीठियां जल रही थी, जिसके कारण इन अंगीठियों के पलटने के कारण शहर के क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर क्या लग गई थी? आग भी लग गई थी। साथ ही जब सड़क मार्ग और अन्य चीजें बाधित हो जाती हैं, बुनियादी संरचना टूट जाती है, तो क्या होगा कि आप तक, अर्थात जहाँ पर भूकंप आया है उन लोगों तक, वहाँ पर जो लोग हैं बचे हुए, घायल अवस्था में, जिस भी अवस्था में हैं, उन तक भोजन, दवा, रसद सामग्री पहुँचाना क्या हो जाता है? बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आपको भूकंप आने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और किस तरह का नुकसान होता है, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, जैसे अभी मैं 2 बार कम से कम जिक्र कर चुकी हूँ, फिर से कह देती हूँ कि म्यांमार में हाल फिलहाल में भूकंप आया था। कब? 28 मार्च 2025 को। कब आया था? 28 मार्च 2025 में ये भूकंप आया है। म्यांमार का भूकंप, म्यांमार में भूकंप आया है। म्यांमार के सगाइन क्षेत्र में आया था। भारत ने म्यांमार में जो भूकंप आया था उनकी मदद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, जिसके जरिए भारत ने दवा, भोजन आदि सामग्री भेजी थी। ठीक है, इससे पहले भी और भी कई भूकंप आए हैं जिसमें भारत ने बड़े स्तर पर मदद की है उन देशों की। ध्यान रहेगा, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेंगे, नहीं याद रहेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने देखा कि भूकंप क्या है? बहुत ही शक्तिशाली है। भूकंप बहुत ही शक्तिशाली है। और आप ये भी जानते हैं ये आकस्मिक बल के कारण भूकंप आता है ना? तो क्या भूकंप की भविष्यवाणी संभव है? शायद नहीं, शायद नहीं। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। फिर भी हम इसकी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि स्थानीय तौर पर लोगों को जाने, स्थानीय लोगों की माने, तो स्थानीय लोग कुछ माध्यमों से जानकारी पता कर सकते हैं कि भूकंप जैसी स्थिति क्या होने वाली है। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, या सांपों का
धरातल पर आना। जैसे एक बड़े स्तर पर सांप अपने बिल से बाहर निकल कर आ जाएं, अपने घरों से बाहर निकलकर धरती की सतह पर आ जाएं, तो क्या होगा, ये स्थानीय लोगों को एक मैसेज चला जाता है कि कुछ भूकंप जैसी स्थिति होने वाली है। तो वो क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। या तालाब में मछलियां एकदम से क्या कोलाहल करने लगें, तो भी एक मैसेज जाता है स्थानीय लोगों को, वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को, कि शायद कुछ घटना घटने वाली है, जो कि एक बड़ी घटना होगी और बड़े स्तर पर लोगों का क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक इसी प्रकार जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने पर भी ये कुछ कुछ कह सकते हैं कि क्या कुछ घटना बड़ी घटने वाली है। ठीक है, तो हमने जाना कि यदि हम तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं, भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो भूकंप से बचाव की हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। भूकंप से बचाव कैसे करें, भूकंप से बचाव कैसे करें, उसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले तैयारी करने के क्रम में हमें जागरूकता फैलाना है ना, जागरूकता फैलाना है लोगों के बीच। लोगों में कौन, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, आमजन, है ना, जो आसपास लोग रहते हैं, इन सभी को बताना है। क्या बताना है, जागरूकता फैलाना है। तो कैसी जागरूकता, कि भूकंप आने पर कहाँ जाना है और क्या करना है। भूकंप आने पर सबसे पहले सुरक्षित स्थान खोजना है, और वो सुरक्षित स्थान क्या है, जैसे मेज के नीचे, या फिर दीवार के अंदरूनी कोने, दीवार के अंदरूनी कोने, ऐसे स्थानों पर छिप जाना है और उसे मजबूती से पकड़ के रखना है। जैसे मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने, तो जो भी जहाँ आप बैठे हो उसे क्या करना है, वहाँ पर दीवार के कोनों में, मेज के नीचे बैठ जाना है आपको। और किसी से दूर रहना है, जागरूकता इस बात की भी तो फैलानी पड़ेगी ना, किसी से दूर रहें ऐसी स्थिति में जब भूकंप आ जाए तो। जैसे आग वाले स्थान से दूर रहें, है ना, आग वाले स्थान से। और चिमनी के आसपास जो क्षेत्र होता है वहाँ से दूर रहें। यदि उसके आसपास रहेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। टूट सकने वाली खिड़कियाँ जो पुरानी हो गई हैं या जिसका कांच टूट गया है, ठीक है, या मरम्मत करने वाली हैं, ऐसी जो भी खिड़कियाँ हैं उनके आसपास नहीं रहना है। टूट सकने वाली खिड़कियाँ या फिर इसके अतिरिक्त शीशा है, तस्वीर है फ्रेम वाली, इन सब से भी दूर रहना है, अन्यथा ये सब आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। स्पष्ट है। तो ये जागरूकता आपको फैलानी है कि कैसे भूकंप आने पर सुरक्षित स्थान का चयन करें। मेज के नीचे या मेज जैसा ही कुछ समतल, जो मेज जैसा दिखता हो, ठीक है, उसके नीचे सुरक्षित बैठ जाना है। दीवार के अंदरूनी कोने के पास बैठ जाना है आपको। तो इस तरह से हम भूकंप आने पर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। ये हमने 2 टॉपिक जाने हैं, किससे, अंतर्जनित बल के अंतर्गत। आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक जाने हैं। कौन से, अंतर्जनित बल के अंतर्गत जो सडन फोर्सेस है, आकस्मिक बल, सडन फोर्सेस, इसके अंतर्गत ज्वालामुखी और भूकंप को पढ़ा है हमने।
ज्वालामुखी जो पृथ्वी की सतह पर एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है। क्या? पिघला हुआ मैग्मा। ठीक है। भूकंप पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होते हैं उन्हें ही भूकंप कहते हैं। ठीक है। ये दो टॉपिक हमने पढ़े हैं। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? बहिर्जनिक बल। बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स। पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होने वाला बल। इससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं बहिर्जनिक बल से, वो हम देखने वाले हैं। जब ये बल कार्य करते हैं पृथ्वी की सतह पर तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं उसे हम देखने वाले हैं। जो बहिर्जनिक बल है इसके अंतर्गत हमने जाना था दो स्थितियां, कौन सी? अपरदन और निक्षेपण। इन दोनों के कारण बहुत सारी स्थलाकृतियां बनने वाली हैं। हम इन्हें जानते हैं, एक एक करके जानते हैं। इनको जानने से पहले हम कुछ शब्दों के बारे में जान लें ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि अपक्षय। अपक्षय क्या है? इंग्लिश में इसे वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदरिंग। अपक्षय क्या होता है? सैलों का टूटना, चट्टानों का टूटना ही अपक्षय है। क्या है? सैलों का टूटना, यही क्रिया अपक्षय कहलाती है। ठीक है। अपरदन, अपरदन के और निक्षेपण के माध्यम से ही स्थलाकृतियां बनेंगी ना। अपरदन इंग्लिश में क्या कहेंगे? इरोजनल। कैसे होता है अपरदन? इससे पहले भी आप जान चुके हैं, फिर से जान लेते हैं, है ना। जल है, हवा है, बर्फ है, इन घटकों द्वारा इनके माध्यम से क्षय जब होता है तो उसे अपरदन कहते हैं। जल, हवा, बर्फ, इन घटकों के माध्यम से या इनके माध्यम से जब क्षय होता है, क्षय होता है तो क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। ठीक है। और जो कुछ भी क्षय हुआ है वो क्या हुआ? अपरदित पदार्थ। तो वायु जल द्वारा जो अपरदित पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या पहुंचा देना। अपरदित पदार्थ अपरदन हुआ, है ना। अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना क्या है? निक्षेपण है। निक्षेपण, डिपोजिशन, निक्षेपण होता है। अपरदित पदार्थ के अंतर्गत क्या होगा? बालू, छोटी गिट्टी, बड़ी गिट्टी, महीन मिट्टी, ये सभी क्या है? और चट्टानें, यही है अपरदित पदार्थ जिनका कैसे अपरदन हुआ है? जल से, हवा से, बर्फ से, इनके माध्यम से अपरदन हुआ है, क्षय हुआ है। ठीक है। थोड़ा 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 करके क्या हुआ है? थोड़ा थोड़ा करके क्षय हुआ है। क्षय मीन्स आप कह सकते हो टूटना।
ठीक है, क्षय मीन्स टूटना, या एक कुछ कुछ कण करके, हल्के हल्के कण करके जो निकलते हैं ना, उनको अपने साथ ले आते हैं। ये जल है, हवा है, बर्फ है, अपने साथ बहा लाते हैं, वही है अपर्दित पदार्थ। उन अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना निक्षेपण है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। जब दूसरे स्थान पर वो अपर्दित पदार्थ पहुंच जाए तो वो निक्षेपण होता है। स्पष्ट है? चलिए, आपको अपक्षय समझ में आ गया, अपर्दन समझ में आ गया और डिपोजिशन समझ में आ गया। इनके माध्यम से ही लैंड फॉर्म या स्थलाकृतियां बनेंगी। अब क्या बनने वाला है, एक एक करके देखते हैं। कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है, वो आपने जान ली। अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि क्या है, नदी। नदी के अंतर्गत हम जानेंगे किस प्रकार से अपर्दन और निक्षेपण के माध्यम से क्या क्या स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। नदी के जल से लैंड फॉर्म का अपर्दन होता है। लैंड फॉर्म समझ में आया, दृश्य भूमि। अब दृश्य भूमि भी समझ में नहीं आया है ना। भूपर्पट्टी समझ में आया, क्रस्ट सतह समझ में आ रहा है, बस वही है। ठीक है, वही है। ठीक है, नदी के जल से सतह पर, सतह का क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह लैंड फॉर्म है उसका अपर्दन होता है। अपर्दन होता है। अपर्दन में क्या होता है ये आप पहले से जानते हैं। अपर्दन होता है ना। जब नदी, ये तो स्पष्ट बात हो गई कि नदी के जल से दृश्य भूमि का या सतह का, जहाँ से नदी बहती है जिस भी जगह से, उसका क्या करती है, अपर्दन करती है। अपर्दन लगातार होता रहता है। जो नीचे की मिट्टी है, नदी जिस सतह के ऊपर बह रही है उसका अपर्दन करती रहती है। उस सतह की मिट्टी, जो चट्टाने हैं, पत्थर है, बालू है, उसको धीरे धीरे, एक तरह से कह सकते हैं घिस घिस के उसको क्या करती है, ढीला करती है और फिर आगे ले जाती है। ठीक है, तो जब नदी किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल वाले पत्थर पर, चट्टान पर गिरती है, या फिर किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, तब क्या बनाती है, वाटरफॉल्स। क्या बनाती है, वाटरफॉल्स। पहले देख लेते हैं कैसे बनाती है। ये है ना ग्रीन, ये नदी है। क्या है, नदी है खड़ी ढाल वाले। क्या कहा मैंने, जब नदी, ये नदी है, नदी खड़ी ढाल वाले स्थान से, ये कैसी ढाल है, खड़ी है, जरा सा भी मोड़ नहीं, एकदम खड़ी ढाल है। खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल, कठोर चट्टान पर गिरती है, तो क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल बनाती है। या फिर खड़ी ढाल वाले स्थान से खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो भी क्या बनाती है, जलप्रपात ही बनाती है, वाटरफॉल बनाती है। ये क्या बनाया, वाटरफॉल, जल प्रपात। ये है नदी, कहाँ से गिरी, खड़ी ढाल, खड़ी घाटी में, है ना। क्या बनाया, जलप्रपात बनाती है। स्पष्ट है। तो हमने पहली स्थलाकृति नदी से बनने वाली जान ली। आगे बढ़े। जब ये नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। कैसे,
मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। देखते हैं कैसे बहती है भाई नदी। जैसे कि ये हमने जलप्रपात बनाया था, है ना। खड़े ढाल से खड़ी घाटी में जब गिरती है नदी तो जलप्रपात बनाती है। इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। ये मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है, ठीक है। जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो क्या करती है, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। यहाँ से यहाँ पे जब प्रवेश की तो कुछ इस तरह से बहने लगती है। मोड़दार, मोड़ पड़ गए। यही मोड़ जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बड़े आकार के, कैसे बड़े, कैसे, कुछ इस तरह से, है ना। तो क्या कहलाते हैं, विसर्प कहलाते हैं। विसर्प इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेनांडर्स, ठीक है। बड़े मोड़ों को क्या कह रहे हैं, ये जो बड़े बड़े मोड़ पड़ गए हैं यही है मेनांडर्स, विसर्प कहते हैं। और यही विसर्प, ये जो विसर्प हैं, इन विसर्पों के किनारों पर, कहाँ, किनारों पर, ये किनारा, ये किनारा और ये किनारा, देख रहे हैं। किनारों पर क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण होता रहता है, जिससे क्या होगा कि ये जो किनारे हैं इसमें से कोई भी जिसके लिए स्थिति क्या हो जाए, अनुकूल हो जाए, कट जाता है, किनारा कट जाता है। तो ये जो भाग है, ये जो भाग है ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना। और ये जो कटा हुआ भाग है ये क्या कहलाएगा, ऑक्सबो लेक, हिंदी में चाप झील कहते हैं इसे, चाप झील, ठीक है। तो विसर्प के किनारों पर अपर्दन और निक्षेपण होने से जो विसर्प का ये लूप बनता है ये कट जाता है उस भाग से, ठीक है, अलग हो जाता है। कट जाने का मतलब चाकू से नहीं कटता है, अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पर निक्षेपण के माध्यम से जो अवसाद थे वो जमा हो गए हैं, जिससे पानी आगे नहीं जा पाएगा। तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना, आगे बढ़ जाएगा। तो वो भाग अपने आप ही अलग हो जाता है, उसे ही ऑक्सबो लेक या चाप झील कहते हैं। विसर्प लूप कट जाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। स्पष्ट है कैसे बने चाप झील। इसके अतिरिक्त नदी क्या करती है, नदी अपने तटों से जब कभी बाहर बहने लगती है, क्या होता है, नदी जब कभी अपने तटों से, जैसे ये नदी है, अपने तटों से बाहर बहने लगती है। तट कहाँ है इसके, इस तरफ तट है और इस तरफ तट है। नदी ये बह रही है, ये नदी का क्षेत्र है, नदी ये बह रही है। लेकिन कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जैसे कि इस तरह तट के बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि नदी जब तट से बाहर बहने लगती है तो क्या हो गया, पानी जो नदी का जल था वो बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी निकटवर्ती क्षेत्रों में, निकटवर्ती क्षेत्रों में। और बाढ़ के कारण, किसके, बाढ़ के कारण क्या होता है, नदी के साथ, जब नदी का जल जो है तट के बाहर बहता है उसके साथ जो है क्या आता है, महीन मिट्टी,
बाहर आ गया ना पानी नदी का, तो उसके साथ आई महीन मिट्टी या अन्य खनिज पदार्थ, अन्य खनिज पदार्थ भी बाहर आते हैं। क्या होगा इनका? खनिज पदार्थों का, महीन मिट्टी का निक्षेपण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नदी का जल बाहर आ जाता है, बाहर बहने लगता है, लेकिन फिर वापस भी तो जाता है ना। तो ये महीन मिट्टी और अन्य खनिज पदार्थ ये उसी भूभाग पर छोड़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर निक्षेपण हो गया। ठीक है, निक्षेपण। और ये जो मिट्टी है, महीन मिट्टी, और ये कौन सा मैदान बनाएगी? बाढ़कृत मैदान। इससे साफ होता है कि नदी का जल इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसके द्वारा, नदी के द्वारा निक्षेपित जो मिट्टी है, पदार्थ है, उनसे बना है ये क्षेत्र, जिसे कहते हैं बाढ़कृत मैदान। ये जो बाढ़कृत मैदान होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है। क्या होता है? बहुत ही उपजाऊ होता है। आपने जाना कि जो नदी है वो कभी कभी अपने तटों से बाहर बहने लगती है ना? कुछ इस तरह से। किससे बाहर बहती है? तटों से, है ना? ये तट थे, अभी आपने जाना। तो ये जो तट हैं, खड़े हुए तट, तट कैसे होते हैं? खड़े तट, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। हिंदी में क्या कहेंगे? उत्थित तट, रेज्ड बैंक। किनारा भी कह सकते हैं आप, बैंक है ना? इन्हें क्या कहते हैं? लेवीज कहते हैं, तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। और नदी बहते बहते जब नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, क्या होता है? नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है कब होता है ऐसा? जब नदी समुद्र तक पहुंचने वाली होती है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह क्या होता है? धीमा हो जाता है। यहाँ से कर लें, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। और प्रवाह धीमा होने पर क्या होगा? नदी अनेक धाराओं में, जैसे अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। कैसे विभाजित होती है? देखते हैं। अनेक धाराओं में विभाजित होती है, जिसे क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। चलिए, ये नदी का प्रवाह है ना? समुद्र तक पहुंचते पहुंचते हमने कहा कि नदी क्या हो जाती है? बहुत ही धीमी हो जाती है। नदी का जो प्रवाह है वो बहुत ही धीमा हो जाता है। तो अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। कैसे? ऐसे, इस तरह से नदी का प्रवाह अनेक धाराओं में बट जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? वितरिका है। ठीक है, ये वितरिका है। यहाँ तक पहुँचने में नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए हुए जो अवसाद होते हैं, मलबा होता है, उनका क्या कर देती है? निक्षेपण कर देती है। यहाँ पर क्या कर देती है? निक्षेपण कर देती है। और सभी मुहानों पर, ये जो मुहाने हैं, क्या है? मुहाने, इनके मुहानों के अवसादों, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वितरिका है, इनके सभी मुहानों के
अवसादों के संग्रह से किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। याद आया कुछ? डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा क्या होता है? कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। त्रिभुजाकार स्थल रूप है। डेल्टा क्या है? त्रिभुजाकार स्थल रूप है। जब कोई नदी समुद्र, झील या किसी अन्य जल स्रोत में मिलने से पहले अपने निक्षेप को क्या करती है? जमा कर देती है। किसमें? आपने देखा भी, समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र तो इसके बाद होगा, समुद्र में मिलने से पहले उसने क्या किया? अपना जो निक्षेप था, अवसाद था, वो यहाँ पर जमा कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है ना, कुछ इस तरह से। कुछ भी मत समझिएगा, इसे ही डेल्टा कहते हैं। आपने एक डेल्टा के बारे में जाना था, क्या नाम है उसका? सुंदरबन डेल्टा। गंगा नदी बनाती है ना, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और विश्व के स्तर पर देखें तो मिसिसिपी का डेल्टा। इसे आप सर्च करिएगा। आगे बढ़े, चलिए। आपने क्या क्या जाना? नदी के कार्य के अंतर्गत कुछ स्थलाकृतियां बनी अपरदन और निक्षेपण के माध्यम से, और ये अपरदन और निक्षेपण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न हो रहे हैं, होने वाले बल से हो रहे हैं। ठीक है, होने वाले बल हैं। अभी स्पष्ट है? चलिए, नदी से क्या क्या बना? नदी के जल से अपरदन और निक्षेपण के माध्यम से सबसे पहले जलप्रपात हमने जाना। फिर क्या जाना हमने? विसर्प जाना। इसके बाद चाप झील जाना, ऑक्सबो लेक। इसके बाद हमने क्या जाना? बाढ़कृत मैदान, है ना, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। फिर हमने जाना तटबंध के बारे में, और हमने लास्ट में जाना वितरिका के बारे में। और वितरिका से हम कहाँ पहुँच गए? डेल्टा। डेल्टा कैसे बनते हैं? तो इतना सब कुछ हमने जाना, नदी के अपरदन और निक्षेपण से इतनी स्थलाकृतियों के बारे में जाना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे जानने के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। समुद्री तरंग, ओशन वेव्स, सी वेव्स, है ना, इसके कार्य क्या हैं? कैसे समुद्री तरंगे अपरदन और निक्षेपण के माध्यम से स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं? कैसे? अपरदन और निक्षेपण के माध्यम से स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। चलिए, जो समुद्री तरंगे होती हैं, वो समुद्री तरंगे सैलों से टकराती रहती हैं लगातार। हम देखते हैं ना, तरंगे चट्टानों से लगातार टकराती रहती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से, चट्टानों से टकराती रहती हैं। टकराने से क्या होगा? लगातार जब एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, एक ही चट्टान पर लगातार वार किया जाएगा, लगातार प्रहार किया जाएगा, तो क्या होगा? सबसे पहले उसमें दरार पड़ेगी। क्या होगा? दरार पड़ेगी। तो सबसे पहले उसमें दरार विकसित होती है।
और ये दरार जब बड़ी और चौड़ी हो जाती है, जो सिर्फ दरार है वो जब बड़ी और चौड़ी हो जाती है तो क्या बन जाता है? समुद्री गुफा। क्या बन जाता है? समुद्री गुफा, सी केव। कैसे बना? यहाँ पर क्या हो रहा है? लगातार प्रहार करने से क्या हो रहा है? अपक्षय, अपर्दन हो रहा है ना? अपर्दन की क्रिया के माध्यम से ये समुद्री गुफा बनी। जैसे देख लेते हैं, जैसे ये चट्टान है। क्या है? चट्टान है। और यहाँ से है जो तरंगे हैं, सी वेव्स हैं, वो क्या कर रही हैं? लगातार प्रहार कर रही हैं, है ना? टकरा रही हैं, प्रहार नहीं, टकरा रही हैं। तो इस भाग पर वो लगातार क्या कर रही हैं? टकरा रही हैं। तो क्या होगा? यहाँ पर धीरे धीरे करके दरार बनेगी और ये दरार धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। तो क्या बन गया? गुफा। क्या बन गया? गुफा। ये चट्टान है, ये चट्टान है और ये तरंगे हैं। क्या बन गया? गुफा। और ये गुफा, जो समुद्री गुफा बनी है, बड़े हो जाए और बड़ी हो जाए, है ना? इतनी बड़ी हो जाए कि केवल छत ही बचे। समुद्री तरंगे अभी भी लगातार क्या कर रही हैं? लगातार टकरा रही हैं। लगातार टकराते टकराते, टकराने से क्या हो रहा है? ये क्रिया क्या है? अपर्दन हो रहा है यहाँ पर, है ना? धीरे धीरे करके ये चट्टान टूट रही है, क्षय हो रही है धीरे धीरे करके। और इतना टूटती जाएगी, क्षय होता जाएगा, इस तरह से होता जाएगा कि सिर्फ क्या बचेगा? छत ही बचेगी, ये हिस्सा ही केवल बचेगा, कुछ इस तरह से, है ना? अब ये पूरा भाग क्या हो गया? खाली हो गया। ये पूरा भाग, सॉरी, ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग क्या हो गया? खाली हो गया, खाली भाग हो गया। तो अब क्या बन गया? मेहराब, तटीय मेहराब। समुद्री गुफा जब और बड़ी होती जाए, बड़े होते जाने पर क्या बचे? केवल छत ही बचे, केवल छत ही बचती है। तो क्या बन गया? तटीय मेहराब। तटीय मेहराब, इस सेल में मेहराब बन गया। ठीक है। और सी आर्क जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा मेहराब को, कुछ इस तरह से होता है ना मेहराब। मुगल काल में आपने बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, दरवाजों के ऊपर होता है, आप आसानी से आते जाते रहते हैं, वैसे ही। चलिए, ये जो तटीय मेहराब बन गया है, इस पर फिर से तरंगे अभी भी इस सेल से टकरा रही हैं। तटीय मेहराब बनने के बाद भी तरंगों का काम है टकराना, तो वो टकरा रही हैं। तो क्या होगा? उससे लगातार अपर्दन होता रहता है। लगातार अपर्दन होता रहता है। लगातार अपर्दन होने से जो छत थी वो भी टूट गई। जो छत थी, ये जो छत थी, ये भी क्या हुई? अभी छत बची हुई थी, जिससे आपको मेहराब जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये आकार पूरा हो रहा है इसलिए। लेकिन अगर ये छत ही टूट जाए तो अब यहाँ कुछ बचा? ये भाग पूरा खाली हो गया। क्या बचा? कुछ इस तरह से बचेगा। ये खाली स्थान केवल बचेगा, जैसे ये खाली स्थान है ना, ये बचेगा, और इस तरफ ये खाली स्थान बचेगा। खाली स्थान से तात्पर्य ये शैल बचेगी चट्टान के रूप में, और ये शैल बचेगी। तो बीच का क्या हुआ? बीच की जो शैल थी वो पूरी की पूरी अपर्दित हो गई। क्या हुई?
अपर्दित हो गई। अपर्दित होकर सबसे पहले समुद्री गुफा बनी, फिर तटीय मेहराब बना, और अब जब छत भी नहीं रही, मेहराब ढह गया, तब क्या बनेगा? केवल स्टैक बचा। स्टैक में क्या बचा? ये क्या है? दीवार है। जब गुफा बनी तो ये दीवार की तरह काम कर रहा था ना, ये हिस्सा, और ये भी। अब छत भी चली गई तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? ये भाग इंडिपेंडेंट हो गया। समझ आ रहा है? तो छत भी जब टूट गई लगातार अपरदन के पश्चात, छत क्या हुई? टूट गई। केवल दीवार बची। केवल दीवार बची। इसे ही स्टैक कहते हैं। ये जो केवल दीवार बची है, इसे ही स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। जो कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की तरह होता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ आप ऐसे बना सकते हैं। यह है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्टैक। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल के ऊपर, कैसे? समुद्री जल के ऊपर, यहां से करते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर, कैसे? लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को, किसको? सैलीय तटों को क्या कहते हैं? सी क्लिफ कहते हैं। समुद्र, हिंदी में समुद्र भृगु, इंग्लिश में सी क्लिफ कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर जो किनारे होते हैं, उसके किनारे, ऊर्ध्वाधर जो तट होते हैं समुद्रों के किनारे, काफी ऊंचे उठे हुए, उनको क्या कहते हैं? समुद्री क्लिफ कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो समुद्री तरंगे किनारों पर आकर सैलों से जो टकराती हैं और बार बार किनारों पर आती हैं, तो उनके आने से, तरंगों के आने से किनारों पर क्या होता है? अवसाद जमा हो जाता है। किनारों पर अवसाद जमा हो जाता है, और यही अवसाद जमा जो हो गया है, ये किसका निर्माण करता है? समुद्री पुलिन का। समुद्री पुलिन का निर्माण करता है। अवसाद जमा हो रहा है, कौन सी क्रिया यहाँ हो रही है? निक्षेपण की। ठीक है, समुद्री पुलिन का निर्माण करता है। क्या कहेंगे इसे? सी बीचेस। तो समुद्री तरंग अपरदन और निक्षेपण से क्या क्या निर्माण कर रही है? कौन कौन सी स्थलाकृतियां? सबसे पहले समुद्री गुफा, फिर तटीय मेहराब, फिर स्टैक और समुद्र भृगु, फिर सी बीचेस, समुद्री पुलिन। ठीक है, इतनी स्थलाकृतियां अपरदन और निक्षेपण से निर्मित हुई। किसके द्वारा? समुद्री तरंग द्वारा। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम
बर्फ से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं? हिमनद, वर्क ऑफ आइस। अपरदन और निक्षेपण से बर्फ कैसे स्थलाकृतियां बनाता है और कौन कौन सी, है ना? हिमनद, क्या नाम है? हिमनद। क्या होगा ये? बर्फ की नदियां हैं। हिम अर्थात बर्फ, नद नदी, बर्फ की नदी, तो बर्फ की नदियां। ये जो बर्फ की नदियां होती हैं, अपने नीचे की बर्फ की नदी, ये क्या है? पहले हम लोग थोड़ा बना लेते हैं। ये है बर्फ की नदी। बर्फ हम गोल गोल दिखाते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से पानी तो है नहीं, बर्फ है ना? गोल गोल दिखाते हैं। ये है बर्फ, पूरी जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है पूरे क्षेत्र में, तो ये क्या हो जाएगी? बर्फ की नदी। तो बर्फ की नदी अपने नीचे की कठोर चट्टान, ये नदी है बर्फ की, इसके नीचे की ये जो कठोर चट्टान है, किसी सतह पर ही होगी ना ये बर्फ की नदी, है ना? ये जो कठोर चट्टान है, इस कठोर चट्टान का क्या करती है? कठोर चट्टान का लिख देते हैं, कठोर चट्टान, इसका ये अपरदन करती है। इसकी गिट्टी, मिट्टी, पत्थरों का अपरदन करती है, अपर्दित करती है। और अपर्दित करके नीचे नीचे ये बर्फ अपनी इस कठोर चट्टान को धीरे धीरे करके नीचे नीचे अपर्दित करती रहती है, ठीक है? और अपर्दित करते करते क्या करती है? गहरे गर्तों का निर्माण करती है। गहरे गर्तों का निर्माण करती है। गर्त क्या होता है? पहले हम जान चुके हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये कठोर चट्टान है, तो अपरदन करते करते ये क्या करेगी? इस तरह से गर्त का निर्माण करेगी, जिसकी गहराई ये रही। ये क्या बन गया? गर्त बन गया। गहरे गर्तों का निर्माण करती है। जमीन के नीचे या ये जो कठोर चट्टान है, उसको काटते काटते एक गड्ढे जैसी, गहरे गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है ना? इसे क्या कहते हैं? गहरा गर्त, ठीक है? तो गहरे गर्त का निर्माण करती है। ये गर्त का निर्माण तो हो गया, नीचे की, अपने ही नीचे की जो बर्फ की नदी है, अपने ही कठोर चट्टान जिस पर वो नदी है, उस कठोर चट्टान को धीरे धीरे अपर्दित करके, उसका क्षय करके एक गहरे गड्ढे का जो कि गर्त हो जाता है, बन जाता है, बड़ा सा गहरा गड्ढा बन जाए तो उसे हम गर्त कहते हैं, ठीक है? बहुत सरल है। जब निर्माण हो जाता है तो इस गहरे गर्त में क्या होगा? बर्फ पिघलने से जल भर जाएगा। बर्फ पिघलने से जल भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? क्योंकि नदी तो बर्फ की ही है ना, बर्फ पिघलेगी तो यहाँ जल भर जाएगा, और जब जल भर जाएगा तो ये जो क्षेत्र है गर्त, गहरा जो गर्त है, ये एक सुंदर झील बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुंदर झील में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बर्फ की नदियां हैं, बर्फ की नदियों द्वारा, बर्फ की नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं, अवसाद क्लियर है ना आपको? क्या होता है अवसाद? बहुत बढ़िया। जैसे छोटे छोटे सैल, छोटी छोटी चट्टानें, रेत, तलछट, मिट्टी, बजरी, ये सब क्या है? अवसाद हैं। बर्फ की नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद हैं,
वो जमा कर दिए जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं। यह बहुत अच्छा शब्द है, इसी के लिए निक्षेपित हो जाते हैं, है ना, निक्षेपण कर दिया जाता है। तो ये जो निक्षेपण है हो गया है पदार्थों का, औषधों का, ये निक्षेप किसका निर्माण करेंगे? हिमनद हिमोड़ का। निक्षेप तो हो चुका है, लगातार निक्षेप से बनेगा हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? ग्लेशियर मोरेन्स। तो निक्षेप से, बर्फ की नदियों द्वारा लाए गए जो निक्षेप हैं उनसे क्या बनते हैं? हिमनद हिमोड़ बनते हैं। तो हिमनद के कार्य हमने जान लिए। बर्फ से कौन कौन सी, बर्फ के अपर्दन, बर्फ की जो नदियां हैं उनके अपर्दन और निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। क्या क्या जाना हमने? गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं अपर्दन करके, गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं, ताकि आपको याद रहे, है ना। और गड्ढों का निर्माण करते हैं, तो गर्तों का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी भर जाता है, जिससे सुंदर सी झील बन जाती है ना। और निक्षेपण से ये जो नदियां हैं जो अवसाद लाती हैं उनको क्या करती है? निक्षेपित कर देती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। तो जहां पहुंचा देती हैं वहां पर लगातार इकट्ठा होने के बाद, एकत्रित होने के बाद क्या होता है? एक संरचना तैयार होती है, जिसे क्या कहते हैं? हिमनद हिमोड़। हिमनद हिमोड़ ग्लेशियर मोरेन्स का निर्माण करती हैं। ये निक्षेपण से हो गया। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी स्थलाकृतियां आज की क्लास में जान ली हैं कि नदी के जल जब बहता है, प्रवाह होता है, तो अपर्दन करता है और अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण करता है, और अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं जिन्हें हमने आज की क्लास में जाना है। और अब हम एक और जानने वाले हैं, क्या? पवन, विंड। कि हवा जब चलती है, पवन जब चलती है तो क्या करती है? अपर्दन और निक्षेपण करती है। एक स्थान से पवन के चलने पर अपर्दन होता है, और वो जो अपर्दित पदार्थ है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर क्या करती है? पहुंचा देती है ना। पहुंचा देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर पहुंचा देना। वहां पर क्या कर दिया? पहुंचा दिया, तो निक्षेपित कर दिया। और उससे जो स्थलाकृतियां बनने वाली हैं उन्हें हम अब देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पवन बहुत अच्छी कहाँ चलेगी? बहुत तेज, जहां स्थलाकृतियां आसानी से हम देख सके। रेगिस्तान। कौन सा क्षेत्र है? रेगिस्तान। रेगिस्तान में, मरुस्थल में हम बहुत आसानी से स्थलाकृतियों को देख सकते हैं। क्या आपने मशरूम देखा है? मशरूम की सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी भी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है ना। कुछ ऐसा होता है ना, मशरूम देखने में कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है ना। नहीं लग रहा है मशरूम? कोई बात नहीं, लगभग ऐसा दिखता है, चलेगा, है ना। ये क्या है? मशरूम है। लिख भी देती हूँ जिन बच्चों को डाउट हो, ये मशरूम है। तो रेगिस्तान के क्षेत्र में आपको मशरूम के आकार की संरचनाएं देखने को मिल जाएंगी, बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगी। ये जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं जो बनती हैं अपर्दन से,
है ना। जब पवन चलती है तो अपने साथ रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। रेगिस्तान में आपने मशरूम जैसी संरचनाएं देखी होंगी, मूवीज में देखा होगा, कई जगहों पर देखा होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा ये जो संरचनाएं हैं रेगिस्तान के क्षेत्र में, इसमें नीचे का जो हिस्सा है वो आसानी से पवन काट देती है। निचला भाग जो है पवनें आसानी से काट देती है जब पवन चलती है। तो ये रॉक्स हैं, ठीक है, आसानी से काट देती है। ये जो संरचनाएं आप रेगिस्तान में देखते हैं ये रॉक्स हैं, पवन के चलने पर धीरे धीरे इनका अपर्दन होता है, तो जो निचला हिस्सा होता है वो आसानी से पवन काट देती है, लेकिन ऊपरी भाग को नहीं काट पाती है। तो निचला भाग आप देख सकते हैं कैसा है, पतला सा, जिसे संकीर्ण कह सकते हैं, है ना, संकीर्ण है, पतला सा भाग है। लेकिन जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है, विस्तृत होता है, बड़ा सा होता है, जिसके कारण ये देखने में कैसा दिख रहा है, मशरूम जैसा दिख रहा है। ऊपर का भाग बड़ा सा है और नीचे का भाग बहुत ही पतला हो चुका है। ऐसी जो रॉक्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स। छत्रक सैल, हिंदी में क्या कहेंगे, छत्रक सैल कहते हैं। स्पष्ट है। तो ये जो मशरूम रॉक से कैसे बन रही है संरचना, अपर्दन से। पवन के चलने पर चट्टान के निचले भाग को बहुत आसानी से पवन काट देती है, लेकिन ऊपरी भाग को, जो शीर्ष भाग है, उसे नहीं काट पाती है। तो वो एक बड़ा ही भाग रह जाता है जैसा था, बहुत धीमी गति से उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है, जिससे वो मशरूम जैसा दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान के क्षेत्र में जब पवन चलती है तो अपने साथ रेत क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। रेत अपने साथ रेत ले जाती है। ले जाने के क्रम में एक स्थान से रेत पवन ने चलते समय जहाँ से चली वहाँ से लिया और एक स्थान से कहाँ पहुँचा दिया, जहाँ पे पवन रुकी, तो वहाँ पे रेत क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, गिर जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देती है, ठीक है। अब ऐसे करते करते जहाँ पर रेत पहुँच रही है, बालू पहुँच रही है, ठीक है, वहाँ पर एक क्या हो जाएगा, ढेर जैसा लगता चला जाएगा। वहाँ पर एक ढेर जैसा लगता चला जाएगा। जैसे यहाँ मान लेते हैं यहाँ इकट्ठा हो रही है रेत, तो ढेर जैसा लगता जा रहा है ना, ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, तो ये कैसा बनता जा रहा है, पहाड़ी जैसा। लेकिन जब पवन रुकती है तो ये रेत क्या होती है, बहुत ऊंचा ढेर बन जाता है, ढह जाती है, तो छोटी पहाड़ी बन जाती है। और इसी को क्या कहते हैं, बालू टिब्बा। इसका नाम है बालू टिब्बा। इंग्लिश में सैंड ड्यून्स कहते हैं इन्हें। कैसे बनी ये संरचना, निक्षेपण से, क्योंकि एक स्थान से निक्षेपण की क्रिया के माध्यम से यह संरचना बनती है, बालू टिब्बा। इसके अतिरिक्त रेगिस्तान में हम क्या देखते हैं, जब बालू के कण अत्यंत महीन होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, बहुत हल्के और बहुत बारीक, वायु उन्हें एक स्थान से उठाकर बहुत दूर ले जाकर क्या करती है, निक्षेपित कर देती है, पहुंचा देती है, बहुत दूर पहुंचा देती है, अत्यधिक दूर ले जाती है। ऐसे कौन से कण होंगे जो दूर जा पाएंगे, जो हल्के होंगे और महीन होंगे, है ना। और एक बड़े क्षेत्र में ऐसे कणों का क्या कर देती है, विस्तार कर देती है, फैला देती है या छोड़ देती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, लोएस क्षेत्र कहते हैं, लोएस मैदान कहते हैं।
लोएस मैदान कहते हैं। लोएस मैदान कहाँ पर है? चीन में एक बहुत बड़ा लोएस का मैदान है। लोएस मैदान में क्या होता है? भालू के कण बहुत ही महीन और हल्के होते हैं, उनसे बना होता है लोएस का मैदान। स्पष्ट है? तो लोएस मैदान भी किस क्रिया से बन रहे हैं? निक्षेपण की क्रिया से। ठीक है, तो पवन के माध्यम से आपने कितनी स्थलाकृतियां जानी हैं कि कौन कौन सी बनी है? मशरूम रॉक्स, छत्रक शिला, शिला नहीं सैल है ना, छत्रक सैल, और भालू टिब्बा और लोएस मैदान। पवन हवा के चलने से अपर्दन क्रिया से छत्रक सैल बना, निक्षेपण से भालू टिब्बा और लोएस का मैदान बनता है। ठीक है, पवन के चलने से ये संरचनाएं, स्थलाकृतियां हम देखते हैं बनती हैं। स्पष्ट है? ओके, थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।